मैं आज आपके सामने एक ऐसे विषय पर बोलने जा रहा हूं जो सुनने में किसी जादुई शक्ति जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में यह आधुनिक मनोविज्ञान, न्यूरोसाइंस और संचार की दुनिया से गहराई से जुड़ा हुआ है। वह विषय है माइंड रीडिंग साइकोलॉजी, अर्थात मन पढ़ने की मनोवैज्ञानिक कला। जब हम माइंड रीडिंग शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में कोई जादूगर या तांत्रिक आ जाता है जो बिना कुछ कहे सामने वाले के विचार जान लेता है। लेकिन मनोविज्ञान में माइंड रीडिंग का मतलब टेलीपैथी या अलौकिक शक्तियों से नहीं होता। यहां इसका अर्थ है दूसरों के विचार, भावनाएं और इरादे समझने की मानसिक क्षमता, जो कि हमारे व्यवहार, चेहरे के भाव, हाव भाव और सामाजिक संकेतों के आधार पर विकसित होती है। आज हम इस विषय को 8 भागों में समझेंगे। एक, माइंड रीडिंग का मनोवैज्ञानिक अर्थ। दो, थ्योरी ऑफ माइंड। तीन, गैर मौखिक संचार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। चार, सहानुभूति, एम्पैथी और भावनात्मक बुद्धिमत्ता। पांच, सोच की गलतियां, कॉग्निटिव बायसेस। छठा, माइंड रीडिंग का वास्तविक जीवन में उपयोग। सातवीं, तकनीकी और नैतिक चुनौतियां। आठवीं, सीमाएं और भविष्य की संभावनाएं। एक माइंड रीडिंग क्या है? मनोविज्ञान में माइंड रीडिंग को मेंटलाइजिंग, परिप्रेक्ष्य ग्रहण, पर्सपेक्टिव टेकिंग या थ्योरी ऑफ माइंड कहा जाता है। इसका मतलब है दूसरे व्यक्ति के विचारों, इरादों और भावनाओं का अनुमान लगाना बिना उन्हें सीधे कहे। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति चुप है, हाथ बांधे हुए है और आंखें चुरा रहा है, तो हम यह समझ सकते हैं कि वह शायद दुखी है या परेशान है। यह माइंड रीडिंग का एक सामान्य उदाहरण है। दो, थ्योरी ऑफ माइंड। थ्योरी ऑफ माइंड का मतलब है यह समझना कि हर व्यक्ति के अपने विचार, विश्वास, इच्छाएं और भावनाएं होती हैं जो हमारी सोच से अलग हो सकती हैं। बच्चों में यह क्षमता लगभग 4 से 5 वर्ष की आयु में विकसित होती है। यह क्षमता सामाजिक रिश्ते बनाने, सहयोग करने और नैतिक निर्णय लेने में मदद करती है। जो बच्चे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं, उनमें अक्सर यह क्षमता विकसित नहीं हो पाती, जिससे उन्हें दूसरों की भावनाएं समझने में कठिनाई होती है। तीन, गैर मौखिक संचार की भूमिका। हमारे संवाद का एक बड़ा हिस्सा गैर मौखिक, नॉन वर्बल होता है। शोध बताते हैं कि केवल 7% संवाद शब्दों से होता है, जबकि बाकी 93% शरीर की भाषा, चेहरे के भाव, आवाज के उतार चढ़ाव और इशारों से होता है। पॉल एकमैन नामक मनोवैज्ञानिक ने फेशियल एक्शन कोडिंग सिस्टम FACS विकसित किया, जिससे यह पता चलता है कि भावनाएं जैसे गुस्सा, खुशी, डर आदि के चेहरे पर कुछ खास संकेत होते हैं जो सभी संस्कृतियों में समान होते हैं। हम इन संकेतों के आधार पर दूसरों की भावनाओं को पहचानते हैं। यही माइंड रीडिंग है। चार, सहानुभूति और भावनात्मक बुद्धिमत्ता। माइंड रीडिंग का दूसरा प्रमुख भाग है सहानुभूति, एम्पैथी। ये 2 प्रकार की होती है। संज्ञानात्मक सहानुभूति, कॉग्निटिव एम्पैथी, किसी के दृष्टिकोण को समझना। भावनात्मक सहानुभूति, इमोशनल एम्पैथी, किसी की भावनाओं को महसूस करना। डैनियल गोलमैन के अनुसार यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता का हिस्सा है जो व्यक्ति को सामाजिक रूप से कुशल बनाता है। जो लोग सहानुभूति में प्रवीण होते हैं, वे दूसरों की बातों को बेहतर समझते हैं और उनसे मजबूत संबंध बना सकते हैं। 5, गलतियां, कॉग्निटिव बायसेस। हालांकि माइंड रीडिंग उपयोगी है, लेकिन यह हमेशा सही नहीं होती। हमारी सोच कई बार भ्रमों और पूर्वाग्रहों, बायसेस से प्रभावित होती है। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन, एरर, किसी की गलती को उसके स्वभाव से जोड़ देना। प्रोजेक्शन, बायस, अपनी सोच को दूसरों पर थोपना। कॉन्फर्मेशन, बायस, केवल वही बातें देखना जो हमारी सोच से मेल खाती हैं। इन बायसेस की वजह से हम सामने वाले को गलत समझ सकते हैं। 6, माइंड रीडिंग का वास्तविक जीवन में उपयोग। चिकित्सा और परामर्श, थेरेपी एंड काउंसलिंग। मनोवैज्ञानिक और काउंसलर अपने मरीजों की मानसिक स्थिति को समझने के लिए माइंड रीडिंग का उपयोग करते हैं। जब मरीज अपनी बात स्पष्ट नहीं कर पाते, तब उनका चेहरा, हाव भाव और व्यवहार बहुत कुछ कह जाते हैं। बी, नेतृत्व और व्यापार, लीडरशिप एंड बिजनेस। एक अच्छा नेता वही होता है जो अपनी टीम की भावनाओं और जरूरतों को बिना कहे समझ सके।
ऐसे नेता बेहतर फैसले लेते हैं और टीम का मनोबल बढ़ाते हैं। सी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI। आजकल रोबोट और स्मार्टफोन ऐप्स को इस तरह बनाया जा रहा है कि वे हमारी भावनाओं को पहचान सकें, जैसे कि हमारी आवाज या चेहरे से ये जान सकें कि हम खुश हैं या उदास। यह डिजिटल माइंड रीडिंग की शुरुआत है। साथ तकनीकी और नैतिक चुनौतियां। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, कुछ कंपनियां ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI जैसी तकनीकों पर काम कर रही हैं, जिनसे दिमाग की तरंगों को पढ़ा जा सकता है। लेकिन इसके साथ कई सवाल उठते हैं। गोपनीयता, प्राइवेसी, क्या कोई बिना अनुमति हमारे विचार पढ़ सकता है? स्वतंत्रता, ऑटोनोमी, अगर सोच को तकनीक से नियंत्रित किया जाए तो क्या होगा? दुरुपयोग, मिसयूज, क्या सरकारें या कंपनियां इसका गलत इस्तेमाल कर सकती हैं? इसलिए आवश्यक है कि ऐसी तकनीकों के लिए मजबूत नैतिक दिशा निर्देश बनाए जाए। 8, सीमाएं और भविष्य की संभावनाएं। इसकी सीमाएं भी हैं। सभी लोग अपने भावनाओं को एक जैसी तरह से नहीं दिखाते। संस्कृति, व्यक्तित्व और मानसिक स्थिति भी माइंड रीडिंग को प्रभावित करती है। भविष्य में यह क्षेत्र और विकसित हो सकता है। शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और AI में इसके नए नए उपयोग हो सकते हैं। लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि तकनीक मानवता की सेवा में हो, कि न कि उसके विरुद्ध। निष्कर्ष, कंक्लूजन। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि माइंड रीडिंग कोई जादू नहीं, बल्कि यह इंसानी दिमाग की एक अद्भुत क्षमता है। दूसरों को समझने, उनके साथ जुड़ने और एक बेहतर समाज बनाने की कला। आज जब पूरी दुनिया में गलत फहमियां, तनाव और संवादहीनता बढ़ रही है, तब यह कला और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। हमें दूसरों के मन को पढ़ना इसलिए नहीं सीखना चाहिए कि हम उन्हें नियंत्रित कर सकें, बल्कि इसलिए कि हम उन्हें और गहराई से समझ सकें, उनसे सहानुभूति रख सकें और उनके साथ समझदारी से संबंध बना सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for watching the video till the end. Don't forget to like, comment, share, and subscribe for more updates.